हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 2। और जैसा कि मैंने अपने उस वीडियो में बताया था हाउ टू स्टडी एमएमई 1, उसमें मैंने बताया था कि चैप्टर 2, 6, 7, 9 ऑल दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है माइक्रो मैक्रो में और आगे भी चैप्टर्स में। तो उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक पहला चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बच्चे हमें बेसिकली फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, फंक्शन आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं 11th-12th में, तो उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। क्वेश्चंस हमें नए तरीके के करने हैं और हमें ज़्यादा यहाँ पर ग्राफ पे फोकस करना है। मतलब बेसिक फंक्शन के ग्राफ बनाने भी आने चाहिए और मतलब एडवांस फंक्शन जो शिफ्टिंग वाले होते हैं उनका भी आना चाहिए। ये सब आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो बच्चे अब शुरू करते हैं हम लोग फंक्शन। आप अगर साथ साथ में नहीं लिख पाते हो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, सेम नोट्स का पीडीएफ मिलेगा जो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप वीडियो से देख करके आराम से नोट्स बना सकते हो। अभी सिर्फ आप समझने का काम करो, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो फिर नोट्स तो बाद में बन जाएगा। आप वीडियो का यूज़ करके नोट्स आराम से आप अपना बना सकते हो या पीडीएफ भी प्रिंट आउट करा सकते हो। अपलोड हो चुका है पीडीएफ, आप वहाँ से देख सकते हो। शुरू करें आज की क्लास हमारी। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 1 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। तो देखो बच्चे, फंक्शन जो है ना वो रिलेशन के बाद आता है। तो रिलेशन का आइडिया सबको है। रिलेशन क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एक सबसेट होता है जिसमें एक सेट से हम दूसरे सेट की तरफ जाते हैं और कोई ना कोई रूल लग रहा होता है। अब रूल में क्या है रिलेशन में? जैसे मान लो 1, 3, 5, 4, 7, 8। तो रिलेशन में क्या है कि एक चीज़ कितने से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? कितने से भी रिलेटेड हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना उसका रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशन इज़ जस्ट अ रिलेशन। कोई भी रूल होगा तो एक का रिलेशन दो से भी हो सकता है और एक से ज़्यादा चीज़ों का रिलेशन भी एक से हो सकता है। लेकिन जब हम फंक्शन पे आते हैं तो हर रिलेशन को फंक्शन नहीं कहा जाता। रूल हम आपको बताएंगे बाद में, पहले आप समझो। मान लो मैंने आपको दे दिया 1, 2, 3, फिर दे दिया 4, 5, 6। इसका इसके साथ रिलेशन कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, 2 का 5 के साथ कर दिया, 3 का 6 के साथ कर दिया। तो इट मे बी अ रिलेशन। रिलेशन में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये फंक्शन होगा बच्चे? आपने पढ़ रखा है, अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत बता दोगे यस या नो। तो ध्यान से देखो, रिलेशन के लिए है, इन सब को कहते हैं प्री इमेज। 1, 2, 3 इन सब को क्या कहते हैं बताओ? प्री इमेज। और ये जो 4, 5, 6 है ये सब क्या है? इमेज है। प्री इमेज के सेट को हम कहते हैं डोमेन। और जिस सेट के अंदर हम लोग इमेज ढूंढते हैं उस सेट को कहते हैं क्या बच्चे बताओ? कोडोमेन। मान लो एक 7 एक्स्ट्रा आ गया, आने दो, कोई बात नहीं। 7 किसी का इमेज नहीं हो पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फंक्शन के लिए हम ये देखेंगे कि हर प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। हर प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो जरा 1 के कितने इमेज निकल रहे हैं? ये क्या 1 के तो 4 भी है और 5 भी है। तो 1 का 4 भी है और 1 का 5 भी है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो पहला रूल समझ में आ गया कि हर प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। अब दूसरे रूल पे आते हैं। 2 का कितना इमेज है? सिंगल है, 5 है, तो 2 का तो सही है, 3 का भी सही है, बट 1 का सही नहीं है क्योंकि 1 के कितने हो गए? एक से ज़्यादा इमेज हो गए। तो ये रिलेशन होने के बावजूद ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। 2 रूल होते हैं, एक रूल तो मैंने आपको बता दिया। दूसरे रूल के लिए देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या ये फंक्शन है? नहीं होगा, नो, क्योंकि 3 हैज़ नो इमेज।
तो सेकंड रूल ये कहता है कि हर प्री इमेज का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, बताओ, इमेज होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के सेट पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, चाहे मर्जी राइट हैंड साइड के सेट पे हो। देखो यहाँ 7 खाली था, फिर भी हमने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया यहाँ पर, लेकिन 3 खाली है, तो डैट इज़ नॉट गुड फॉर अ फंक्शन, वो फंक्शन होगा ही नहीं। तो फंक्शन के 2 रूल निकल करके आ गए बच्चे। अब तो आप समझ गए होंगे 2 रूल कौन कौन से रूल हैं। तो 2 रूल में रूल 1 और रूल 2। पहला है कि एवरी प्री इमेज मस्ट हैव सम इमेज, एवरी प्री इमेज मस्ट हैव सम इमेज, कुछ ना कुछ सबकी इमेज होनी चाहिए, कोई भी प्री इमेज खाली नहीं रह सकता। और दूसरा है एवरी प्री इमेज मस्ट हैव यूनिक इमेज, एवरी प्री इमेज मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब आप लगा लो, यूनिक का मतलब आप लगा लो ओनली वन, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए कुछ एग्जांपल्स और हम लोग देखेंगे। तो चलो कुछ एग्जांपल देते हैं और आपको जज करके बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये फंक्शन है बच्चे, बताना। आपके दिमाग में आ रहा होगा नो, कई बच्चे नो बोल चुके होंगे, लेकिन देखते हैं जरा ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या हर प्री इमेज का इमेज है। हाँ सही है, 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, तो पहला रूल तो लग गया। ओके, अब 1 के कितने इमेज है, काउंट करो। 1 का एक ही इमेज है 4, 2 का कितना इमेज है, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ 2, ओनली 1 दैट इज 4। 3 का कितना इमेज है, सिर्फ एक ही है 5, तो यस इट इज अ फंक्शन। अब आप कहोगे मैम 4 तो 2 के इमेज है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप काउंटिंग करो। तो 1 का आप लिखोगे 1 का सिर्फ 4 है, 2 का 4 है, 3 का 5 है, एक एक सिंगल सिंगल ही आ रहा है ना, तो ये फंक्शन हो जाएगा। यानी प्री इमेजेस में ज़्यादा हो सकते हैं, मेनी प्री इमेजेस में बी रिलेटेड टू अ सिंगल इमेज, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, एक प्री इमेज के बहुत सारे इमेज नहीं हो सकते। तो yes it is a function, yes it is a function। अब बच्चे हमें इसमें सीखना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। बता सकते हो प्री इमेजेस कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3, यही तो है प्री इमेजेस। जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जिसका इमेज हम देखना शुरू करते हैं, उनको कहते हैं प्री इमेजेस। So what is the set of pre-images, 1 2 and 3? So domain is 1 2 and 3। कोडोमेन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, the set in which we search for the image of every pre-image। हर प्री इमेज का जहाँ पर हम ढूंढते हैं कि इसका इमेज किस सेट में जाकर के सर्च करना है, तो वो कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन में हमारे पास अवेलेबल है 4 5 6 7। कोई बात नहीं 6 7 किसी का इमेज नहीं हो पाया, लेकिन कोडोमेन में आएगा। अब वही बात रेंज के लिए आ जाओ, तो फिर रेंज में सिर्फ हम इमेज को लेंगे, 6 7 को नहीं लेंगे। तो एक बात तो बच्चे दिमाग में क्लियर हो गया कि रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। रेंज जब भी होगा तो कोडोमेन से या तो छोटा होगा या कोडोमेन तक जा सकता है। कोडोमेन से ज़्यादा कैसे होगा, जब है ही नहीं ऑप्शंस अवेलेबल, तो हम बाहर जाएंगे क्यों। तो रेंज में बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये एक एग्जाम्पल हो गया फंक्शन का। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4। क्या ये फंक्शन है, यस क्योंकि देखो ना 1 के भी कितने इमेज, सिंगल इमेज, चलो 5 भी डाल दो कोई बात नहीं। 2 के कितने इमेज, एक ही इमेज। 3 का कितना इमेज, एक ही इमेज, तो यस इट इज़ अ फंक्शन। अगर इसके डोमेन की बात आएगी तो बच्चे आप लिख दोगे 1 2 3 डोमेन में आ जाएगा। को डोमेन में 4 और 5 दोनों आ जाएंगे, और रेंज में खाली
4 लेंगे। नेक्स्ट ले लो 1 2 3 4 5 6। Is it a function? No, as 3 has no image। ठीक है, तो अब आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, डोमेन कोडोमेन रेंज भी जान चुके हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, तो मुझे 4 एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे ताकि आप समझ सको। 1 2 3 4 5 6। जस्ट अ मिनट। एक ये बना दिया। अब सोच करके रखो कि कौन सा क्या क्या है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर है 1 2 3 4 5। अब देखो जरा, पहला वाला तो फंक्शन है। यस, क्योंकि 1 2 3 तीनों के इमेज दिख रहे हैं पहले वाले डायग्राम में, और सबका एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है। तो यस, इट इज़ अ फंक्शन। डोमेन इसका लिखोगे तो बच्चे डोमेन में क्या आ जाएगा? 1 2 3। कोडोमेन में क्या आ गया? 4 5 6। रेंज में कितना आ गया? 4 5 6। तो एक चीज जरा आप ध्यान दो कि कोडोमेन और रेंज क्या है? सेम है। जब कोडोमेन और रेंज बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए तो हम कहते हैं ऑन्टो। जैसे ये, इसमें भी 5 फिंगर्स, इसमें भी 5 फिंगर्स। अगर मैंने हर फिंगर को हर फिंगर के साथ मैच करा दिया तो क्या कहेंगे? माई राइट हैंड फिंगर्स आर ऑन टू द फिंगर्स ऑफ माई लेफ्ट हैंड, सो दिस इज कॉल्ड ऑन्टो। लेकिन अगर एक फिंगर ले लिया और इसको बंद कर दिया तो कहेंगे कि माई वन फिंगर इज इन माई लेफ्ट हैंड। इन का मतलब कम है और ऑन का मतलब सेम टू सेम है। तो फंक्शन में अब आपको सीखना है बच्चे, इसको हम लोग कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। क्या कहेंगे? ऑन्टो। जब कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए तो ऑन्टो कहलाएगा। और यहाँ पर देखो तो जरा, कोडोमेन में सिर्फ 4, सॉरी ये 4 था, एक मिनट। इसमें कोडोमेन में तो सब आ रहे हैं लेकिन रेंज में खाली 4 5 6। तो क्या कोडोमेन और रेंज सेम हो पाया सेकेंड वाले डायग्राम में? नो। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे इंटो। इंटो, जहां पर कोडोमेन जो है, कोडोमेन इज इक्वल टू 4 5 6 7 और रेंज क्या है? 4 5 6 है। तो कोड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तब हम उसको क्या कहेंगे? इंटो। इंटो। अब इधर आ जाओ, अभी ऑन्टो इंटो पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये क्या है? तो इसका कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है ना, 4 5 4 5। सो दिस विल बी कॉल्ड ऑन्टो। और इसमें एक और लेना पड़ेगा समझाने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे बताओ बच्चे? इंटो। क्योंकि कोडोमेन में 5 और 6 दोनों आया, रेंज में केवल 5 आ रहा है, तो रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेन, तो दिस विल बी कॉल्ड इंटो। इंटो कहलाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब आप देखो एसोसिएशन, सिंगल एलिमेंट का सिंगल के साथ, सिंगल का सिंगल के साथ, सिंगल का सिंगल के साथ, यहाँ भी सिंगल का सिंगल के साथ। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? 1 1। क्या कहेंगे बताओ बच्चे? 1 1 फंक्शन। क्या कहेंगे इसको? 1 1 फंक्शन।
तो ये जो हमारा टाइप है, पता ये क्या है, 1 1 onto, and this is 1 1 into। और इसमें देखो तो जरा, मेनी से 1 की तरफ जा रहे हैं ना, इसमें भी मेनी से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें वर्ड लग जाएगा मेनी 1 onto, and this is many 1 into। this is many 1 onto and this is many 1 into। तो अब आप बच्चे समझ चुके हो 4 टाइप के फंक्शन, many 1 onto, many 1 into, 1 1 onto and 1 1 into। so there are 4 types of function। 1 1 के साथ into भी लग सकता है और onto भी लग सकता है, फिर many 1 के साथ into लग सकता है और many 1 के साथ onto लग सकता है। तो आगे बात समझ में, पहले तो हमने 4 टाइप ऑफ फंक्शंस कर लिया। ये चारों ही फंक्शन हैं और सबका डोमेन रेंज आप लिख सकते हो बच्चे। जैसे इसमें डोमेन और रेंज क्या होगा बताओ, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन में आ जाएगा 1 2 3, को डोमेन में क्या आ जाएगा, को डोमेन में आ जाएगा 4 and 5, रेंज में क्या आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा 4 and 5। यहाँ पर बताना बच्चे, डोमेन में आ जाएगा 1 2 3, को डोमेन में क्या आएगा फटाफट बताओ, 5 और 6 दोनों आएंगे, लेकिन रेंज में सिर्फ कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब 4 टाइप के फंक्शंस तो अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक और चीज डिस्कस करेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कि किस टाइप के फंक्शन में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसका जवाब होगा ओनली 1 1 onto has inverse। ओनली 1 1 onto has inverse। देखो क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन समझो जरा। इनवर्स का मतलब है कि जब आप एरो का साइन ऑपोजिट कर दोगे तो वो फिर से एक फंक्शन होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप एरो का साइन ऑपोजिट कर दोगे तो भी वो एक फंक्शन होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स एक फंक्शन है। तो अभी जो एरो का साइन है, यहाँ से देखो मैंने ऑपोजिट कर दिया ग्रीन कलर से। अब जब ऑपोजिट कर दिया तो अब जरा समझना कि 4 का कितना इमेज आ रहा है, अब हमारा डोमेन में आ जाएगा 4 5 6, 4 5 6 तीनों के इमेज आपको दिख रहे हैं। 4 का कितना इमेज आ रहा है बच्चे, एक ही आ रहा है 1। 5 का कितना इमेज आ रहा है, एक ही आ रहा है 2। 6 का कितना इमेज आ रहा है, एक ही आ रहा है 3। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 1 1 onto का इन्वर्स भी एक फंक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं 1 1 into पे। इंटो पे जब हम रिवर्स करेंगे तो देखना ग्रीन कलर से ही इन्वर्स शो कर रहे हैं, तो 5 का इमेज मिल जाएगा, 6 का मिल जाएगा, बट 7 तो खाली रह गया। तो इन्वर्स करने पे 7 रह गया एम्प्टी। तो ये तो रूल नहीं होता फंक्शन का। तब तुम कहेंगे कि 7 जो है डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि खाली रह गया, इसका कोई इमेज नहीं है, तो हाउ इट कैन बी अ फंक्शन। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इंटो का कभी भी इन्वर्स एक फंक्शन नहीं होगा। इंटो का इन्वर्स इज नेवर गोइंग टू बी अ फंक्शन, क्योंकि उसका जब आप इन्वर्स करोगे तो एक एलिमेंट तो जरूर इंटो में एक्स्ट्रा होगा कोडोमेन में, और रिवर्स करने पे डायरेक्शन वो खाली रह जाएगा, और खाली रहना इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अ फंक्शन, तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया कि 1 1 इंटो के पास फंक्शन होगा। फर्स्ट में है कि हाँ 1 1 onto के पास फंक्शन होगा, लेकिन सेकंड जो है 1 1 into के पास इन्वर्स नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ मेनी 1 onto। मेनी 1 onto में तो बहुत आसान है, मेनी 1 चाहे onto हो चाहे into हो। जब आप रिवर्स करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, 4 के 2 इमेज निकलने वाले हैं। ये कैसा आ गया, एक एलिमेंट का अगर एक प्री इमेज का मोर देन 1 इमेज आने लगे तो वो फंक्शन कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो 4 के कितने इमेज निकल रहे हैं बताओ? 2 निकल रहे हैं। मेनी वन में होगा ही यही, जब भी आप रिवर्स करोगे तो मेनी वन था तो रिवर्स करने पे क्या हो गया बताओ? 1 to many, एंड दैट इज नॉट अ फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। फिर इसका जब इन्वर्स आप निकालना चाहोगे तो फिर यहाँ भी वही क्राइटेरिया, मेनी टू वन है, इन्वर्स करेंगे 1 to many एंड दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अ फंक्शन। तो ये सारे कैंसिल हो गए इन्वर्स देखते वक्त, सिर्फ एक का इन्वर्स आया, वो है 1 ऑन्टो का। ये सब मुझे लिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइटिंग का पोर्शन मैंने ऑलरेडी पहले कर लिया है, पुराने वीडियोस में मेरे थे, उसका पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है। अब सिर्फ समझने का काम करेंगे और फोकस करेंगे एग्जाम्पल पे। ओके बच्चे, इसलिए घबराओ नहीं कि मैंने ये बातें नहीं लिखी तो कैसे क्या याद रहेगा। पीडीएफ है, सब कुछ है, उसमें लिखवाया हुआ है मैंने। चलो अब इतना समझ गए, तो अभी हम लोगों ने व्हाट इज़ अ फंक्शन इसका कॉन्सेप्ट सीखा है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 मेनी वन, इनटू, ऑनटू, ये सब टाइप कर लिए हैं। अब इतने पे भी एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं जो कि आपके पेपर में आया हुआ है, जो कि आपके पेपर में आया हुआ है, ज़रा उसका जवाब देना। एक क्वेश्चन मैंने पूछा, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, क्लास में कितने बच्चे हैं बताना, सोचो समझो फिर जवाब दो। 50 स्टूडेंट्स, तो आर दीज अ फंक्शन, आर दीज अ फंक्शन। दो क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, पहला गिविंग रोल नंबर टू देम, गिविंग रोल नंबर टू देम, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्क्स of a paper of a paper of paper of 100 marks। ठीक है, लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने बार बार कहा है कि पीडीएफ में सब कुछ है। अब जरा सोचो इसके ऊपर, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, रोल नंबर देने की बारी आती है, तो आपके भी टीचर क्या करते होंगे? एक अटेंडेंस रजिस्टर बनता होगा क्लास में, याद करो बचपन के क्लास में, उसमें सभी बच्चों का रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 50 तक आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी बच्चे को रोल नंबर नहीं मिलेगा। यानी फर्स्ट वाले में एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर 1 से लेकर के 50 बच्चे हैं तो सबको कुछ ना कुछ रोल नंबर मिलेगा। तो एवरी प्री इमेज हैव सम इमेज, पहला क्राइटेरिया हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया भी चेक करना है बच्चे, फंक्शन है या नहीं, और है तो किस टाइप का फंक्शन है ये भी बताना है हमें। तो चलो, पहला क्राइटेरिया हो गया, अब दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को 2 रोल नंबर दिया जाए? नहीं, एक बच्चे को 2 रोल नंबर तो नहीं दिया जाएगा। सिंगल स्टूडेंट विल गेट अ सिंगल रोल नंबर, दैट्स वाई यूनिक इमेज वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है। तो यस इट इज़ अ फंक्शन। तब हम इस दोनों लॉजिक के बाद लिखेंगे यस इट इज़ अ फंक्शन। अब जरा आ जाओ कि किस टाइप का फंक्शन होगा। अब अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो रोल नंबर क्या 100 तक जाएगा? अटेंडेंस रजिस्टर याद करो, तो 50 बच्चे होते तो 50 ही रोल नंबर बनेगा ना, 50 ही बनेगा, और हर बच्चे को एक एक रोल नंबर ही मिला। तो किस टाइप का फंक्शन होगा ये? 1 और ऑनटो, मतलब इधर में कोई खाली नहीं रहने वाला। ऐसा नहीं कि हम 55 तक बना करके छोड़ देंगे और कहेंगे क्लास में सिर्फ 50 बच्चे हैं, 51, 52, 53, 54, 55 रोल नंबर भी होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज 1 ऑनटो फंक्शन। आ गई बात समझ में? अब आ जाओ दूसरे पे, फिर वही 50 बच्चे हैं, मार्क्स 100 का है, तो किसी को 0 भी आया होगा, किसी को 1 आया होगा, किसी को 2 आया होगा, किसी को 100 भी आया होगा। अब ध्यान से देखो, अगर 50 बच्चे हैं तो सबको तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। एवरी स्टूडेंट विल गेट सम मार्क्स, तो इसका मतलब है हर प्री इमेज के पास कुछ ना कुछ इमेज होगा। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा, क्या किसी बच्चे को एक से ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट 50 इन मैथ्स,
एंड 75 ऑल्सो इन मैथ्स। ऐसा कभी अनाउंसमेंट सुना है? पॉसिबल ही नहीं है। यानी एक बच्चे को एक ही मार्क्स मिलेगा, एक बच्चे को एक ही मार्क्स मिलेगा। तो यस इट इज़ अ फंक्शन। तो यूनिक इमेज वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल होगा। यस इट इज़ अ फंक्शन। समझ में आ रही है बात? यस इट इज़ अ फंक्शन। उसके बाद ये किस टाइप का फंक्शन है, तो ध्यान से सुनना। हो सकता है ये क्लास बड़ा इंटेलिजेंट था तो किसी के भी 0 नहीं आए, और हो सकता है ऐसा भी कि 70 किसी का आया ही नहीं हो, किसी का 90 नहीं आया हो। मतलब इधर में कुछ मार्क्स खाली रह सकते हैं, कुछ क्या बहुत सारे मार्क्स खाली रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 15th और 16th बच्चे दोनों के मार्क्स क्या सेम आ गए हों। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स सेम नहीं आ जाते कि 65 लाने वाले 5 बच्चे हैं, 70 लाने वाले 3 बच्चे हैं, इस टाइप से। तो अब आप मेरा इशारा समझ गए हो कि मोर देन वन प्री इमेज मे हैव कॉमन इमेज। सो अगर फंक्शन होगा भी तो ये मेनी वन होने के चांसेस हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा मार्क्स होगा विच इज़ नॉट अचीव्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट, तो खाली रह गया कोडोमेन में। इसलिए ये अगर फंक्शन होगा भी तो किस टाइप का फंक्शन होगा? मेनी वन इनटू टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है, तो बच्चे यही क्वेश्चन आ चुका है 2011 या 2002 में, जब पहली बार सेमेस्टर सिस्टम लगा था तो ये क्वेश्चन दे दिया था, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सम एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ भी पूछ सकते हैं वो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आपकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ानी है। हमें प्रैक्टिस करने रिवाइज करने से ज़्यादा है रीजनिंग एबिलिटी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ानी है कि आप कुछ नए चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है बच्चे, तो ये था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसमें देखो इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ लैंग्वेज लिखना है। पहले तो फंक्शन के लिए 2 लैंग्वेज लिखने हैं, और फिर किस टाइप का फंक्शन है उसके लिए 2 लैंग्वेज लिखने हैं, यानी दोनों में 4-4 लैंग्वेज लिखने थे और 4 मार्क्स मिल जाने थे। बहुत आसान था ये। अब यहाँ तक हमने कर लिया, तो एक फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे। घबराओ नहीं, चैप्टर 2 में पढ़ना तो फंक्शन के बारे में ही है। फंक्शन वर्ड से तो हम इधर उधर जा ही नहीं सकते, लेकिन अब फंक्शन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा वो सेट वाले डायग्राम से पढ़ा, वेन डायग्राम से पढ़ा, सेट वाले डायग्राम से, रिलेशन वाले से। अब पढ़ेंगे ग्राफिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, ध्यान से सुनना। मतलब ग्राफ को देख करके हमें बताना है, कोई भी कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा और हमें इसका ग्राफ बनाने तो आता है। हमें पता है सब कुछ, 11th में हमने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ बनाया है। घबराओ नहीं, अगर आप भूल गए हो तो फिर से चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट में है टू जज ग्राफिकली। हम लोग ग्राफिकली जज करेंगे कि ये जो भी स्केच है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो देखना जरा, ये मैंने बना दिया ग्राफ। अब देखो, अगर एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया, और इस वर्टिकल लाइन ने, ध्यान से देखो, कितने जगह पे कट कर रहा है? 2 जगह पे कट कर रहा है, 1 2, 2 जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब समझते हो कि एक सिंगल एक्स के 2 वाई निकल आए। और जनरली जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं सेट का, उसमें x और इधर क्या रखते हैं, y। तो एक x के 2 y निकल आए, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। तो इस टाइप का कर्व जो है वो फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कि अगर ग्राफ में हम एक भी ऐसा लाइन बना पाए, ढूंढ पाए, स्केच कर पाए, इफ वी कैन ड्रॉ इवन अ सिंगल वर्टिकल line which cuts the graph at more than one point, then graph does not represent a function।
तब ग्राफ जो है वो फंक्शन नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। समझ में आ गई बात? वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसमें आप कोई भी ले सकते हो, मतलब इस टाइप का कुछ भी है नहीं होगा, सर्कल भी नहीं होगा, इलिप्स भी नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी ग्राफ बोल दो, लाइक दिस वे, कुछ भी ले लो, लाइक दिस, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब जगह पे तो आप सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आकर के हो जा रहा है मोर देन वन पॉइंट पे। तो ये सब नॉट अ फंक्शन, वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये देखो, ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी यस इट इज़ अ फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन कहता है कि अगर हर जगह वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही जगह पे कट करे तो वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बच्चे? अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन खुद उसी को फंक्शन चेक करने के लिए होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है फॉर इनवर्स, ये जो टेस्ट होता है ये इनवर्स फंक्शन के लिए होता है कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इस टाइप का पैराबोला बना दिया, वर्टिकली तो हर जगह एक ही जगह कट कर रहा है, तो यस इट इज़ अ फंक्शन, यस इट इज़ अ फंक्शन। लेकिन अब जरा हॉरिजॉन्टली सोचो, हॉरिजॉन्टली इसने दो जगह पे कट किया, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि दो x1 x2 सेम y दे रहे हैं, तो x1 x2 सेम y दे रहे हैं, तो ये खुद तो फंक्शन है, लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो y के दो दो इमेज निकल आएंगे, x1 और x2, रिवर्स करेंगे तो y के दो दो इमेज निकल आएंगे, तो क्या ये फंक्शन हो पाएगा इसका इन्वर्स? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इटसेल्फ इज अ फंक्शन, ये तो फंक्शन है, बट इन्वर्स विल बी नॉट अ फंक्शन, बट इन्वर्स इज नॉट अ फंक्शन, इन्वर्स जो है वो हमारा फंक्शन नहीं है। तो अब कुछ ग्राफ बता रहे हैं, जरा आप देख करके बताना। सर्कल, सर्कल में देखो ये तो वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी फेल करता है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को भी फेल करता है, तो ये खुद भी फंक्शन नहीं है, इसका इन्वर्स भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और कोई ग्राफ ले लो, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, हाँ, और ये इस टाइप के पैराबोला को ले लो, तो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग ये खुद तो फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, ठीक है। और कुछ ले लो, लाइक दिस वे, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें वर्टिकल लाइन हर जगह एक ही पे कट कर रहा है, सही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ही जगह कट कर रहा है, तो सही है। तो ये खुद भी फंक्शन है और इसका इन्वर्स भी फंक्शन है। और ये हम लोग एक ही दो क्लास बाद पढ़ लेंगे कि ये किसका ग्राफ होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, तो पढ़ेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब का। बहुत सारे ग्राफ हमें पढ़ने हैं। तो यही इतना था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में कि ग्राफ दिया होगा और वो बोलेंगे कि विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज टेल व्हाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन और व्हाई इट इज़ अ फंक्शन। तो आपको इन्हीं दोनों टेस्ट को लगा करके लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन सिंस इट अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट सच 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 सच, ओके। फिर अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इट विल नॉट हैव अ इन्वर्स, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन का टाइप्स पढ़ लिया, ठीक है, फंक्शन का आइडिया भी हो गया, बहुत बढ़िया। कुछ और नई बातें जो आज से पहले हमने नहीं पढ़ी थी 11th-12th तक में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा, बहुत मज़ा आया। ज़रूर सबको मज़ा आया होगा पढ़ने में कि कुछ तो नया सीखा। अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं बच्चे डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड
रेंज। डोमेन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि डोमेन क्या होता है, बताओ। सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, जिसका भी इमेज हम ढूंढते हैं वो सब क्या कहलाता है, बताओ, डोमेन। और रेंज क्या है, तो जो भी रिजल्ट आता है सेट ऑफ इमेजेस वो कहलाता है हमारा रेंज। आपको दो लॉजिक याद रखने पड़ेंगे डोमेन के लिए। और एक बात और बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं MME, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस मतलब डे टू डे लाइफ में जो होता है प्रैक्टिकली, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो कि मार्केट में होगा। तो यहाँ पर कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ेंगे बच्चे। मतलब किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा था कि √(-25) को हम लोग लिख देते थे +-5 आयोटा, याद होगा आपको। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं पढ़ना। तो इसका मतलब है कि अगर रूट अंडर कोई भी फंक्शन है तो लिखेंगे इज डिफाइंड। ये तभी डिफाइंड होगा इसके डोमेन के लिए इफ एंड ओनली इफ f(x) इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 चलेगा। मतलब फंक्शन को पॉजिटिव या 0 तक एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन रियल मैथमेटिक्स, इन आवर रियल एप्लीकेशन वर्ल्ड, कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। 0 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, दैट इज 0। पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बट we can't find the square root of a negative quantity. That's why whatever is inside the square root we always equate it with greater than equal to 0 and we solve for the domain. और यही चीज़ करेंगे जो मैंने ब्लू में शेड किया है, तो उससे आपका डोमेन आ जाएगा। डोमेन मतलब x की वैल्यूज़। दो ही लॉजिक याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं। एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हट गया, ट्रिगो भी गया। ट्रिगो भूल जाना है। ट्रिगो थोड़ा बहुत जब 12, 13, 14 पढ़ोगे तो बस cos थीटा यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं है। तो ट्रिगो अब आपको नहीं मिलेगा। तो ट्रिगो अगर हट गया तो कितना कुछ डोमेन रेंज से कम हो गया, कितना बर्डन कम हो गया। तो नाउ थिंक अबाउट लॉजिक 2। चलो आप लोग तो 11, 12 पढ़ के आए हो, तो कुछ आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। मुझे ये बताओ 0/k की वैल्यू क्या होगी? 0। वेरी गुड। और k/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। लिमिट में पढ़ाया गया होगा आपको 11, 12 में। क्यों होती है k/0 की वैल्यू इन्फिनिटी? क्योंकि डिनोमिनेटर को आप जितना कम करते जाओगे ना, न्यूमरेटर उतना ही बड़ा रिजल्ट देता जाएगा। तो ये मान लिया गया है कि जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो दैट थिंग विल टेंड टू इन्फिनिटी। एक्चुअली में इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर बट इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम इसको अनडिफाइंड कहते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, ये लिमिटिंग अप्रोच है। सो इट्स नॉट गुड टू राइट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, रेदर वी राइट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ भी वही लॉजिक है बच्चे। अगर f(x/gx) है तो इज डिफाइंड ओनली इफ gx इज नॉट इक्वल टू 0। यानी बस हमें दिमाग में यही सेट करना है कि हमें gx इज नॉट इक्वल टू 0 कर देना है, और जो भी x की वैल्यूज आएगी दैट विल गिव अस आवर डोमेन। ठीक है। रेंज के लिए बच्चे आपने पहले पढ़ रखा है। रेंज के लिए थोड़ा सा आपको बता दें कॉन्सेप्ट। रेंज के लिए एक है लॉजिकली हम लोग सोचते हैं कि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक है इन्वर्स फंक्शन निकाल करके, जो कि आप 11, 12 में करते चले आए होंगे। इन्वर्स फंक्शन निकाल करके उसको भी डोमेन जैसा सॉल्व कर देना। और तीसरा होगा मैक्सिमा मिनिमा से। ये आपने पहले नहीं किया हुआ है, तो ये हम लोग करेंगे इन चैप्टर 7। एक बार फिर से रेंज और डोमेन हम लोग पढ़ेंगे, तो चैप्टर 7 में मैक्सिमा मिनिमा वाले क्राइटेरिया से निकालेंगे। इसलिए अभी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा नहीं जानते हैं तो नहीं करेंगे। अभी रेंज जो कुछ क्वेश्चन में आएगा तो लॉजिकली या फिर इन्वर्स फंक्शन निकाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। याद हो गया? एक बार फिर से ज़रा याद दिला दें। रूट अंडर दिखेगा
तो उसके अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर देंगे. वॉट एवर वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट दैट इज आवर डोमेन. अगर रेशियो फंक्शन होगा तो डिनोमिनेटर को हमें 0 के साथ इक्वेट कर देना है एंड वॉट एवर वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट दैट इज कॉल्ड आवर डोमेन. और रेंज के लिए अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लॉजिकल इन्वर्स फंक्शन निकालना और फिर दोनों से सॉल्व करना. तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बच्चे. तो देखो एग्जाम्पल 1. मैंने आपको दे दिया रूट अंडर 4x प्लस 3. कौन सा लॉजिक लगेगा, लॉजिक 1 या लॉजिक 2? 1, बिकॉज इट इज रूट अंडर. रूट अंडर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव, तो आपको ना एग्जाम में पूरा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं करना. तो एक क्वेश्चन में हम आपको पूरा लैंग्वेज लिख के समझाते हैं. एज रूट अंडर एफ एक्स इज डिफाइंड only if 4x plus 3 is greater than equal to 0, that is 4x is greater than equal to minus 3, that is x is greater than equal to minus 3 by 4. तो अब डोमेन बच्चे आप लोग क्या लिख सकते हो, आपको तो पता है ना कि नंबर लाइन पे -3/4 को भी इंक्लूड करना है और उससे आगे, तो आप क्लोज्ड ब्रैकेट दे दो -3/4 पे. एंड वी नेवर इनक्लोज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक जाना अलाउड है तो उसको हम ओपन में रखेंगे. ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ओपन और क्लोज्ड. अगर किसी चीज़ को इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, मतलब -3/4 के साथ साथ और इंटरवल में, मतलब वहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक. डोमेन आ गया. रेंज पे आ जाओ. रेंज के लिए आज आपको एक बहुत नई बात बताते हैं. अगर ऐसा दिया हुआ है x इज इक्वल टू √25, तो पता है हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, ओनली +5, क्योंकि पहले से ऑलरेडी रूट अप्लाई करके दिया हुआ है तो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज कैन बी एक्सेप्टेबल. अगर -√25 दिया हुआ है तो हम x इज इक्वल टू -5 लेंगे. अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है तो x में भी +-5 बोथ. ठीक है, x में भी +-5 बोथ. यानी अगर हम अप्लाई करने जा रहे हैं अंडर रूट तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे. अगर पहले से रूट लगा करके दिया हुआ है तो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल. ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल. तो अब जरा देखो, एक बात तो क्लियर हो गया कि हम डालेंगे इसमें सिर्फ डोमेन की वैल्यूज, और डोमेन की वैल्यूज इसको कभी नेगेटिव होने नहीं देगा. तो 4x plus 3 is greater than equal to 0. So root under 4x plus 3 is also greater than equal to 0. So range इसका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बताओ, 0 से इन्फिनिटी तक. कहाँ से कहाँ हो जाएगा रेंज, 0 से इन्फिनिटी तक, कुछ भी आ सकता है. क्लियर बच्चे? कुछ और क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. अब जैसे मैंने दे दिया y इज इक्वल टू 2x - 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x. इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक 1? ना, मुझे तो नहीं लगता लॉजिक 1 लगाना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट तो है ही नहीं. लॉजिक 2 के बारे में सोचते हैं, उसमें रेशियो फंक्शन था, कुछ कुछ याद आ रहा है ना, रेशियो फंक्शन था. तो सिंस इट इज़ अ रेशियो फंक्शन एंड इट कैन नॉट बी डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे since a ratio function, इसी तरीके से आपको पूरा प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखना है, तभी फुल मार्क्स ला पाओगे. since a ratio function is not defined for zero denominator, so क्या करेंगे बताओ, x स्क्वायर माइनस x को कर देंगे नॉट इक्वल टू 0. इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड.
नाउ सी x अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब अगर आपको शुड नॉट हैंडल करना नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एक बार इसको 0 करके ही निकाल दो वैल्यू। ज़्यादातर बच्चे इसको करना ज़्यादा पसंद करते हैं, 1 आ रहा है, सो ये क्या करेंगे, डोमेन इज इक्वल टू पूरे रियल नंबर्स में से इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे। यहाँ भी हम डोमेन लिखेंगे तो ऑल रियल नंबर्स आर एक्सेप्टेड एक्सेप्ट ओनली 0 एंड 1, तो खाली 0 और 1 नहीं आएगा, बाकी सभी रियल नंबर्स यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ऑल रियल नंबर्स माइनस 0 एंड 1। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, शुड नॉट बी इक्वल टू से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तो डोमेन में से उन सभी को माइनस कर दो। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मैंने ऐसे कर्ली ब्रेसेस में लिख करके 0 और 1 को क्यों किया सब्ट्रैक्ट। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार बच्चे ने अपने कॉलेज के टीचर भी अब जैसे नए नए आते हैं ना, सभी चैप्टर 2 से ही सिलेबस की शुरुआत करते हैं, तो बच्चे भी नए नए होते हैं, तो सभी बच्चे टीचर को ऐसे ही थोड़ा परेशान ज़्यादा करते हैं। तो टीचर ने ना गलती से लिख दिया d इज इक्वल टू r माइनस 0 1। अब आपको बताना है कि टीचर ने सही लिखा या गलत लिखा। टीचर ने पता है क्या, हड़बड़ाहट में गलती कर दी, बच्चे पीछे से मजाक उड़ा रहे थे, उसने ब्रैकेट लगा दिया गलती से। अब कुछ बच्चे चिल्लाने लगे कि सर ये तो गलत है, आपने तो 0 1 को छोड़ा और उसके बीच के भी वैल्यूज़ को माइनस कर दिया, मतलब 0.1 0.2 0.3 इन सारी वैल्यूज़ को भी उड़ा दिया डोमेन में से। ऐसा थोड़ी होगा, 0.1 पे तो वैलिड है ये फंक्शन। टीचर को आ गया गुस्सा, टीचर के हाथ में तो 25 नंबर होते हैं, उसने, वो भी थोड़ा एरोगेंट था, उसने सही नहीं किया। जबकि टीचर क्या होता है, बस बुक की चीज़ों को आपके लिए एक बेटर वे में प्रेजेंट कर देता है, इजी बना करके। वो सॉरी बोल देता है बच्चों को कि बच्चों गलती हो गई, इसको आप कर्ली ब्रेसेस बना लो। उसने नहीं किया और उस बच्चे से पूरा टशन चलता रहा पूरे सेमेस्टर में, और इंटरनल में उसने उसके मार्क्स काट लिए। इसलिए भी कहा जाता है कि कॉलेज में ना टीचर के हाथ में 25 मार्क्स इसलिए दिया जाता है ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, कोई बच्चा क्लास मिस ना करे, प्रेजेंट रहे। मैंने बताया हुआ है 25 में से 10 होते हैं टेस्ट के, 10 होते हैं असाइनमेंट के, 5 होते हैं अटेंडेंस के। 5 के लिए तो आप फाइट कर सकते हो टीचर से, आपके पास एविडेंस होगा कि मेरा 70% से ऊपर है तो मुझे 5 में 5 मिलने चाहिए। लेकिन 20 तो टीचर के हाथ में है, बोलेगा मुझे तुम्हारे टेस्ट में ये गलती लगा, कहीं भी मार्क्स काट सकता है, असाइनमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मार्क्स काट लेगा। इसलिए टीचर से आप बहस ना लगाओ कॉलेज में, टीचर को रिस्पेक्ट दो, आराम से पढ़ो। बहस लगाने के लिए रिस्पेक्ट और सारा कुछ आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए हम लोग तो बैठे ही हुए हैं, हम लोगों से आपको तो कोई हार्म है नहीं, हम लोग तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग यहाँ बेझिझक पूछ सकते हो। अब ध्यान दो बच्चे, तो अब आप समझ गए कि आप ये गलती कभी मत करना पेपर में। आपको सिर्फ 2 फाइनाइट वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करना है, हटाना है डोमेन में से। तो इतना सारा रेंज क्यों हटाएं, पूरा 0 से 1 तक सबको क्यों उड़ाए। तो दिस इज़ द प्रॉपर वे। कर्ली ब्रेसेस में इसलिए लिखा क्योंकि एक सेट में से एक सेट को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी लिखना गलत होगा, सीधा बच्चे ये लिख देते हैं 0 1, तो ये भी गलत है। ये एक सेट है और ये सिर्फ नंबर है, तो इसको भी सेट बनाना पड़ेगा। सेट में से सेट को ही डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। तो बात आ गई समझ में। ये हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकाला। कुछ और भी क्वेश्चंस है बच्चे, डोमेन और रेंज के अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसके साथ मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तो हर क्लास में ये मेरी आदत होती है कि हम नेक्स्ट क्लास का डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चे थोड़े क्यूरियस हों, पढ़ने वाले हों, वो अपना देख करके PDF या वीडियोज़ आ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास 2 में बच्चे हम लोग करेंगे सम मोर एग्जाम्पल्स ओवर डोमेन एंड रेंज, सम मोर एग्जाम्पल्स ओवर डोमेन एंड रेंज। उसके बाद से हम लोग करेंगे बेसिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इतना तो कवर अप कर ही लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।